प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा सप्तम में विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का अध्याय 6 है, जिसमें हमारा टॉपिक है सजीव जगत में संगठन। तो देखिए, हमारा टॉपिक है सजीव जगत। सबसे पहले जानते हैं कि सजीव क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन वस्तुओं में प्राण अथवा जीवन पाया जाता है उन्हें जीवित अथवा सजीव कहते हैं। है समझ में? कहने का मतलब है जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्राण होता है, जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें सजीव जगत कहते हैं। सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके कारण वे जीवित रहते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन, वृद्धि, गति एवं प्रजनन करना इत्यादि सभी लक्षण सजीवों में दिखाई देते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कोशिका और ऊतक। इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा से कोशिका को बता देती हूँ। कोशिका क्या है? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिनकी रचना एक जैसी हो और जो मिलकर एक समान कार्य करती हो, ऊतक कहलाता है। तो इतना तो था आपका इंट्रोडक्शन, जिससे आप जान सके कि सजीव जगत होता क्या है। ठीक है। अब संगठन के विभिन्न स्तर, उसमें देखेंगे आपका संगठन। तो देखिए, आप जानते हैं कि सजीवों में जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन होता है। अभी मैं बताई सजीव में होता है, जिसमें जान होती है, उसमें ये सब क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर में कई तंत्र होते हैं। तो सारणी 6.1 में दिया गया है। मनुष्य के तंत्रों के नाम दिए गए हैं। इन तंत्रों से संबंधित अंग आपको जानना है। तो देखिए, श्वसन तंत्र, नाक, श्वास नली, फेफड़े अंग है इसके, और श्वसन उसका मुख्य कार्य है। पाचन तंत्र मुंह से होता है, श्वास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मनुष्य में पाचन मुंह से ही शुरू होती है, तो उसका मेन कार्य क्या है? पाचन। परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर, धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं इत्यादि के माध्यम से क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इस तंत्र का काम क्या है? शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर जो बहती है, रुधिर को पहचानना। अब है उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्र मार्ग पाया जाता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से वो क्या करता है? रक्त को सर्कुलेशन करने का कार्य करता है। अब प्रजनन तंत्र है योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, मूत्राशय में पाया जाता है। ठीक, सॉरी, योनि, ग्रीवा और गर्भाशय में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? संतानोत्पत्ति, मतलब संतान को जन्म देना, प्रजनन के माध्यम से संतान को जन्म देना। तो ये इसके मुख्य कार्य है। तो कार्य तो आप लोगों ने देख लिए। ठीक है। श्वसन, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन बताने की तो जरूरत नहीं है। लगभग इतना आप लोग को नॉलेज है कि क्या किसमें क्या कार्य होता है और किसमें क्या नाम आएंगे अंग के। तो आगे देखते हैं, चलो। विभिन्न अंग किसी तंत्र का भाग होते हुए भी अपना अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे सारणी 6.1 में बताया गया है। सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग अंग दिए गए हैं। ठीक है। उदाहरण में नाक, श्वास नली और फेफड़े श्वसन तंत्र के अंग हैं। यहाँ नाक श्वसन लेने और छोड़ने, श्वास नली वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ये कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है। ये जो अंग दिए हैं, इनका सबका अलग अलग कार्य होता है, किंतु ये सभी अंग सम्मिलित रूप से श्वसन क्रिया करते हैं। कुल मिला के सब किस में आ जाएगा? श्वसन क्रिया में। जो यहाँ पे नाक, श्वास नली, फेफड़े सबके कार्य अलग अलग है, लेकिन वो किस में आएगा? श्वसन में। इस प्रकार एक तंत्र से संबंधित अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। किंतु अंग शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं है। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक जंतु और पौधे का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े। ठीक है। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखा जा सकता है। ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे दिया गया है। नेत्रिका लेंस, समायोजन स्क्रू, अभिदृश्यक लेंस, क्लिप, दर्पण, ये सब दिया गया है। इसका क्या कार्य होता है? तो देखिए, जैसे कोई वस्तु है बहुत छोटा है, जिसको हम लोग अपने नेत्र से नहीं देख सकते, खुले नेत्र से,
तो उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें जिन लोगों को सूक्ष्मदर्शी से देखने का अभ्यास नहीं होता, उन्हें स्टार्टिंग में क्या होती है, कठिनाई होती है। सूक्ष्म वस्तुओं को गहराई से अध्ययन करने के लिए घंटों प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसका अध्ययन आप लोग ऐसे खुले आंखों से नहीं कर सकते। अभ्यास हो जाने पर छोटी छोटी चीजें देखने में हमें आसानी होती है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। इसलिए कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाया, जो जितना खोजेगा वो उतना पाएगा। आया समझ में? तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सीख लेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं, विषय में सीख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो देखिए, इसका सही तरीका क्या है, यहाँ पे दिया है कैसे देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, ताकि उसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। सूक्ष्मदर्शी के लेंस और दर्पण को कपड़े से साफ कर लें। कांच की पट्टी को अच्छी तरह धोकर पोंछ लें। किसी वस्तु को देखने के लिए कांच की स्लाइड पर पानी की 2 से 3 बूंदें डालें और उस वस्तु को चिमटी या किसी नोकदार चीज, आलपिन या बबूल का काट की सहायता से पानी की बूंद पर रखें। ध्यान रहे पानी इतना कम हो कि वस्तु तैरे नहीं, टिकी रहे। कांच की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी पर दोनों क्लिपों के माध्यम से नीचे फंसाकर ठीक लेंस के नीचे सरकाकर फोकस करें। दर्पण को घुमाकर प्रकाश की मात्रा को घटा अथवा बढ़ाकर वस्तुओं का अवलोकन करें। यहाँ 6 पॉइंट दिया गया है। 6 पॉइंट में आपको यह बताया गया है कि आप सूक्ष्मदर्शी को कैसे फिट करोगे। फिट करने के बाद कैसे उसमें छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखोगे, और उसको आप छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। आया समझ में? यह है आपका सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। अब चलते हैं क्रियाकलाप 1।